विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मुगल सम्राट शाहजहां। हम शाहजहां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां के प्रारंभिक जीवन के बारे में। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शहजादा खुर्रम का जन्म 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसके पिता मुगल सम्राट जहांगीर थे और उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। शहजादा खुर्रम अपने ग्रैंडफादर अर्थात पितामह, जिनका की नाम अकबर था, उनका बड़ा लाडला था। अकबर ने ही स्वयं अपनी देखरेख में उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। यद्यपि शहजादा खुर्रम की बुद्धि कुशाग्र थी और स्मरण शक्ति तीव्र थी, इसके बावजूद भी उसने तुर्की एवं फारसी भाषा सीखने की अपेक्षा धनुष्वाण, तलवार और अश्वारोहण पर अधिक ध्यान दिया। जहांगीर के शासनकाल के प्रारंभिक समय से ही खुर्रम जहांगीर का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था, क्योंकि उसका बड़ा भाई अपनी विद्रोहात्मक कार्रवाइयों के कारण पिता की दृष्टि से गिर चुका था। 1612 ईस्वी में शहजादा खुर्रम का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानु बेगम से हुआ था। ये अर्जुमंद बानु बेगम आगे चलकर के मुमताज महल के नाम से जानी गई, प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल में ही शहजादा खुर्रम ने अपनी योग्यताओं को प्रारंभ से ही सिद्ध किया था। दक्षिण भारत में शहजादा खुर्रम ने सैन्य सफलताएं प्राप्त की थीं और इन्हीं सैन्य सफलताओं से प्रसन्न होकर के शहजादा खुर्रम के जो पिता थे, जो कि मुगल सम्राट थे जहांगीर, जिनका नाम था, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया था। शाहजहां की मृत्यु के उपरांत 1628 ईस्वी में शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल राज सिंहासन पर आसीन हुआ। शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा के किले में किया गया था। तो ये था उसका प्रारंभिक जीवन और उसके राज्याभिषेक के बारे में बातचीत। अब बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में। शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को हम अलग अलग घटनाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां द्वारा विद्रोहों का दमन। सिंहासन पर बैठते ही शाहजहां को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के विद्रोहों का दमन करना पड़ा। शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह खानजहां लोधी का विद्रोह था। खानजहां लोधी जो था वो दक्षिण का सूबेदार था, जिसने शाहजहां के राज सिंहासन पर बैठते ही अर्थात 1628 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 3 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा शाहजहां को। उसके बाद शाहजहां ने खानजहां लोधी का अंत कर दिया, मारा गया शाहजहां के शासनकाल का दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला का था। जुझार सिंह बुंदेला ने 1628 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे शाहजहां ने कुचल दिया था, लेकिन जुझार सिंह द्वारा क्षमा याचना मांग ली गई। शाहजहां ने उसे क्षमा भी कर दिया था।
लेकिन 1635 ईस्वी में जुझार सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिया, जिसे शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने चल दिया और जुझार सिंह का वध करा दिया। इस प्रकार से जुझार सिंह का विद्रोह भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। शाहजहां के शासनकाल में नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने भी विद्रोह किया था। इससे नाराज होकर के शाहजहां ने एक विशाल सेना जगत सिंह के विरुद्ध भी भेजी। दीर्घकालीन युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जगत सिंह पराजित हुआ। उसने शाहजहां से क्षमा याचना की। परिणामतः शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया, उसकी जमींदारी भी लौटा दी। इस प्रकार से शाहजहां ने अपने शासनकाल में हुए विद्रोहों का दमन करके शांति व्यवस्था कायम की अपने साम्राज्य के अंतर्गत। दूसरी घटना थी पुर्तगालियों का दमन। प्रारंभ में पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तटों तक ही अपना व्यापार किया करते थे, लेकिन कालांतर में इन्होंने बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया था और हुगली में अपनी एक बस्ती बना करके उसे व्यापार का प्रमुख केंद्र बना दिया था। जहांगीर के साथ पुर्तगालियों के अच्छे संबंध थे, लेकिन आगे चल कर के पुर्तगाली धार्मिक कट्टरता का रुख अपनाने लगे और जनता को बलपूर्वक ईसाई बनाने लगे। इस कारण शाहजहां और पुर्तगालियों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। 1632 ईस्वी में दो पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया, जिसमें एक ने ढाका के सूबेदार से सहायता की याचना की। यह अच्छा बहाना शाहजहां को मिल गया और उसने ढाका के सूबेदार को हुगली पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। इस आक्रमण में हजारों पुर्तगाली मारे गए और शेष बचे जो पुर्तगाली थे उनको बंदी बना करके आगरा भेजा गया, जहां शाहजहां ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करा करके उन्हें आजन्म कारावास की सजा दी। इस प्रकार से शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया। अगली घटना थी तिब्बत विजय। शाहजहां ने 1634 ईस्वी में जफर खां नाम का एक सेनापति था, उसके सेनापतित्व में एक सेना जो थी वो तिब्बत भेजी। इस समय तिब्बत का शासक जो था वो शाह अब्दाल था, जो कि शाही सेना से पराजित हुआ और उसने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अगली बात करते हैं। अगला घटना थी असम पर विजय। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना ने 1635 ईस्वी में असम के राजा के विरुद्ध आक्रमण किया। यह आक्रमण 1636 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः 1636 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य संधि हुई और इस संधि के पश्चात शाहजहां के शासन के दौरान असम के शासक के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ। अगली घटना थी उज्जैनिया पर विजय। शाहजहां ने असम के बाद अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बक्सर के पास में उज्जैनिया नामक एक स्थान था, वहां के जमींदार थे प्रताप, उनके विरुद्ध अभियान छेड़ा। सेनापति अब्दुल्ला खां ने जमींदार प्रताप को पूर्ण रूप से पराजित करके उसे कारागार में डाल दिया था। अगली घटना थी रतनपुर पर विजय। उज्जैनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर का जमींदार जो था वो लक्ष्मण सिंह था। लक्ष्मण सिंह भयभीत हो गया, इसलिए उसने शांति वार्ता प्रारंभ कर दी मुगलों के साथ में और मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद अगली घटना थी पालामऊ पर अधिकार। पालामऊ छोटा नागपुर एक जगह है, छोटा नागपुर के पठार का एक अंग था। यहाँ के राजा जो थे उनका नाम प्रताप था। प्रताप ने बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां की आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसलिए शाइस्ता खां ने उसके विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। राजा प्रताप ने भी मुगल सेना से भयभीत होकर के मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अगली घटना मालवा की भील और गौंड जातियों पर आधिपत्य।
शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही मालवा की भील और गौंड जातियों ने भी उपद्रव प्रारंभ कर दिए थे। इसलिए 1632 ईस्वी में मालवा के सूबेदार, जिनका कि नाम नसीरी खां था, नसीरी खां ने भीलों के नेता भागीरथ भील को परास्त करके मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसी समय गोंडवाना की पहाड़ियों में कोनार प्रदेश में गौंड जाति ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए थे। अंत में गौंडों के जो नेता थे, जिनका कि नाम संग्राम सिंह था, संग्राम सिंह ने भी मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मालवा की भील और गौंड जातियों जो थी वो मुगल आधिपत्य के अंतर्गत आ गई। अगली घटना थी कुमायूं और गढ़वाल पर आधिपत्य। शाहजहां ने 1635 ईस्वी में गढ़वाल के राजा को पराजित करने का असफल प्रयास किया। 1654 ईस्वी में शाहजहां ने कुमायूं पर आक्रमण करके वहां के शासक को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1656 ईस्वी में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करके वहां के राजा को भी नतमस्तक कर दिया था। तो इस प्रकार से कुमायूं और गढ़वाल पर उसका आधिपत्य कायम हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है शाहजहां की दक्षिण नीति। शाहजहां की ईरान नीति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं दक्षिण नीति के बारे में। दक्षिण के संबंध में शाहजहां ने अपने पूर्वजों की दक्षिण विजय की नीति का ही अनुपालन किया था। शाहजहां के द्वारा दक्षिण विजय करने के पीछे कई अनेक कारण थे। जैसे नंबर पहला कारण था, शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए वह दक्षिण के शिया राज्यों को समाप्त करना चाहता था, पहला कारण। दूसरा कारण था, दक्षिण के राज्य सदैव मुगल साम्राज्य के विद्रोहियों को शरण दिया करते थे, इसलिए दक्षिण नीति अपनाई। तीसरा कारण था, दक्षिण के राज्य जो थे वो मराठों से मिले हुए थे और उनकी मदद कर रहे थे, इसलिए भी दक्षिण नीति का पालन करना था। चौथा कारण था, दक्षिण के राज्य बहुत समय से कर नहीं दे रहे थे। पांचवा कारण, दक्षिण भारत की कलहपूर्ण वातावरण ने शाहजहां को दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर दिया था। तो इन सभी कारणों से उसने दक्षिण नीति के तहत अनेक अभियान दक्षिण भारत में किए। सबसे पहले बात करते हैं अहमदनगर पर आक्रमण के बारे में। अहमदनगर, मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था फतेह खां, उसको अहमदनगर का वजीर नियुक्त किया गया था, लेकिन वह बड़ा स्वार्थी और निकम्मा व्यक्ति सिद्ध हुआ। इसलिए अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह ने फतेह खां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। यद्यपि उसे कुछ समय बाद जेल से मुक्त कर दिया गया, फिर भी वह प्रतिशोध की आग में जलता रहा। ऐसे अवसर का लाभ शाहजहां ने उठाया, फतेह खां को अपनी ओर मिला लिया उसने। शाहजहां के प्रोत्साहन पर एक दिन मौका पा करके फतेह खां ने मुर्तजा निजाम शाह को बंदी बना लिया और उसका वध करवा दिया। इसके बाद उसने मुर्तजा निजाम शाह के जो 10 वर्षीय बेटा था, जिसका कि नाम हुसैन शाह था, उसको अहमदनगर का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद स्वयं उसका वह संरक्षक बन गया। शाहजहां और फतेह खां के मध्य मैत्री जो थी ये अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि फतेह खां कुटिल और अविश्वसनीय व्यक्ति था। फतेह खां ने शाहजहां के साथ विश्वासघात किया, जिससे नाराज होकर के शाहजहां ने 1633-34 ईस्वी में योग्य सेनापति महावत खां को अहमदनगर राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महावत खां ने अहमदनगर को जीत करके अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में विलीन कर दिया। तो इस प्रकार से अहमदनगर को पर उसने नियंत्रण स्थापित। दक्षिण नीति के अंतर्गत दूसरा अभियान था गोलकुंडा के साथ संघर्ष। गोलकुंडा के साथ संघर्ष के बारे में जहांगीर के शासनकाल से ही मुगलों और गोलकुंडा के राज्य के मध्य वैमनस्य चला आ रहा था। गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह मुगल सम्राट को
ना तो कर देने को तैयार था और ना ही उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार था। शाहजहां ने गोलकुंडा के सुल्तान पर दबाव बनाया कि वह मुगल सम्राट के नाम का खुतबा पढ़वाए तथा उसके नाम की मुद्राएं चलाए। शाहजहां के इस दबाव में सुल्तान कुतुब शाह को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, तैयार नहीं था वो, परंतु अंततः 1636 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई। सुल्तान कुतुब शाह ने सभी शर्तों के साथ मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली और 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर देने का भी वचन दिया। परंतु 1652 ईस्वी में शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बनकर आया तो गोलकुंडा के साथ उसका संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। उसने गोलकुंडा का घेरा डाल दिया, किंतु शाहजहां के आदेश से घेरा उठा लिया गया और गोलकुंडा के हाथ से संधि कर ली और सुल्तान कुतुब शाह ने औरंगजेब की मांग पर अपनी पुत्री की शादी औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद शाह से कर दी। इस प्रकार से गोलकुंडा पर भी नियंत्रण स्थापित। अब दक्षिण नीति के अंतर्गत बीजापुर के साथ संघर्ष पर बात करते हैं। बीजापुर के सुल्तान का नाम था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि की थी और अगले 20 वर्षों तक वह इस संधि का बराबर पालन करता रहा। 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका 18 वर्षीय पुत्र अली आदिल शाह बीजापुर के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। अली आदिल शाह के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही बीजापुर में दलबंदियां, गुटबाजियां प्रारंभ हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के जो मुगल सूबेदार थे शहजादा औरंगजेब, उन्होंने बीजापुर दरबार के असंतुष्ट सरदारों को अपनी ओर मिला लिया और शीघ्र ही मुगल सम्राट शाहजहां से बीजापुर पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त कर ली औरंगजेब ने। लंबे युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश के अनुसार औरंगजेब ने बीजापुर के सुल्तान के साथ संधि कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप बीजापुर के सुल्तान ने मुगल सम्राट शाहजहां को की अधीनता स्वीकार करी। तो इस प्रकार से बीजापुर पर भी उसने नियंत्रण स्थापित किया दक्षिण नीति के अंतर्गत। तो ये थी शाहजहां की दक्षिण नीति, जिसके तहत उसने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर पर अपना आधिपत्य कायम किया। अब बात करते हैं शाहजहां की ईरान नीति के बारे में। शाहजहां के पिता जहांगीर के शासनकाल के अंतिम दिनों में फारस के शाह मतलब ईरान के शाह, फारस के शाह ने कंधार पर अधिकार कर लिया था। इसलिए शाहजहां कंधार को उन्हें प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि कंधार जो था वो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। इसके लिए अनेक सारे प्रयत्न शाहजहां के शासनकाल में किए गए। फारस के शाह और कंधार के सूबेदार अली मर्दान के आपसी मतभेदों का लाभ उठा करके बिना संघर्ष किए ही मुगलों ने 1638 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण कर दिया। लेकिन फारस के शाह अब्बास द्वितीय ने मौका पाकर के 11 फरवरी 1649 ईस्वी को कंधार के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर दिया। शाहजहां के द्वारा कंधार को जीतने का पुनः प्रयत्न किया गया दोबारा से। शाहजहां ने 1649 ईस्वी में शहजादा औरंगजेब और सादुल्ला खां के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को कंधार जीतने के लिए भेजा, परंतु यह सेना जो थी वो असफल सिद्ध हुई। इसके बाद शाहजहां ने 1652 ईस्वी में 1652 एडी 1652 ईस्वी में पुनः शहजादा औरंगजेब और सादुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी।
इस बार भी प्रयास असफल रहा शाहजहां का। 2 बार असफल हो जाने पर भी शाहजहां ने कंधार विजय की आशा नहीं छोड़ी। 1653 ईस्वी में उसने तीसरी बार पुनः प्रयास किया। इस बार शाहजहां ने सेना का नेतृत्व जो था वो दारा शिकोह को दिया अपने पुत्र, परंतु दारा शिकोह भी सफल नहीं हुआ और कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। ईरान नीति जो थी वो असफल सिद्ध हुई शाहजहां के लिए। अब बात करते हैं शाहजहां की मध्य एशियाई नीति के बारे में। 1628 ईस्वी में जब शाहजहां राज सिंहासन पर आसीन हुआ, मुगल राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद से ही शाहजहां की शुरू से ही यह आकांक्षा थी कि वह अपने पूर्वजों की भांति मध्य एशिया में समरकंद और बदखां पर मुगल सत्ता स्थापित करे। शाहजहां ने वहां के आंतरिक झगड़ों का लाभ उठाते हुए 3 फरवरी 1646 ईस्वी को शहजादा मुराद के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना बल्ख पर अधिकार करने के लिए भेजी। मुगल सेना ने वहां पर सरलता से विजय प्राप्त कर ली। वहां का शासक नजर मोहम्मद, जिसका कि नाम था, वह भयभीत होकर के पारस भाग गया, अर्थात ईरान भाग गया। सामरिक दृष्टि से मुगलों की यह विजय बहुत महत्वपूर्ण थी। इस विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने भी काफी खुशियां मनाई, लेकिन यह खुशियां जो थी वो स्थायी सिद्ध नहीं हो पाई। शहजादा मुराद काफी ऐशो आराम करने का आदी था, अतः वह बल्ख और बदखां की बंजर भूमि से ऊब गया था। इसलिए वह अपने पिता से भारत वापस आने की प्रार्थना करने लगा। दूसरी ओर बल्ख में उज़्बेक लोग छोटी छोटी मुखबिरों में मुगल सेना को क्षति पहुंचा रहे थे। ऐसी स्थिति में शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब के नेतृत्व में एक से विशाल सेना बल्ख भेजी। मार्ग में ही छापामार युद्धों का कठिनाई से सामना करता हुआ शहजादा औरंगजेब बल्ख पहुंचा। शहजादा औरंगजेब और मुगल सम्राट शाहजहां भी इस बात को जानते थे कि बल्ख पर अधिक समय तक अधिकार बनाए रखना मुगलों के लिए संभव नहीं है। इसलिए विवश होकर के शहजादा औरंगजेब ने नजर मोहम्मद से संधि कर ली। इस संधि के तहत शहजादा औरंगजेब ने बल्ख का दुर्ग जो था वो नजर मोहम्मद और उसके पोते को सौंप करके 1647 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार से शाहजहां की मध्य एशियाई नीति जो थी वो निरर्थक सिद्ध हुई, किसी काम की नहीं। शाहजहां की इस नीति की काफी आलोचना हुई। बहुत सारा पैसा इस नीति को प्रतिपादित करने में लगा। भारत के शाही खजाने से 2 वर्ष में करोड़ों रुपए खर्च हुए और शाहजहां जो था वो 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं कर पाया। यह उसकी असफलता का कारण बना। अब बात करते हैं शाहजहां के अंतिम दिनों की और उसकी मृत्यु के बारे में। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गए। ऐसी स्थिति में उसने अपने साम्राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को सौंप दिया और उससे सम्राट के नाम पर शासन चलाने को कहा। लेकिन ऐसी स्थिति में शाहजहां के जो अन्य पुत्र थे वो दारा शिकोह से ईर्ष्या करने लगे और वे उत्तराधिकार का युद्ध करने के लिए आतुर हो गए। 1657-58 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां के पुत्र जिनका कि नाम दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब था,
इन लोगों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब को सफलता हासिल हुई। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और स्वयं 1658 ईस्वी में मुगल राज सिंहासन पर आसीन हो गया, मुगल सम्राट बन गया। औरंगजेब के सिंहासनारोहण के पश्चात शाहजहां को 8 वर्ष तक आगरा के किले के अंदर जो शाह बुर्ज है उसके अंदर बंदी बना करके रखा गया। बंदी के रूप में 8 वर्ष व्यतीत करने पड़े शाहजहां। बहुत दुर्दिन थे उसके ये अंत में। बंदी गृह में उसका सहारा, एकमात्र सहारा जो था वो उसकी पुत्री थी, जिसका कि नाम जहां आरा था, जो शाहजहां के अंतिम दिन तक उसकी सेवा में रही। 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हुई। उसका पार्थिव शरीर ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के समीप दफना दिया गया और इस प्रकार से शाहजहां की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।